हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चैप्टर को, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, हम सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को ही डिकोड करने वाले हैं एंड देन आफ्टर हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि अगले 2 सेशंस के अंदर अंदर, यानी इस सेशन में और अगले सेशन में, हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश कर दे। अगर थोड़ा बहुत कंटेंट बचता है तो वी विल पुट एन एक्स्ट्रा क्लास, यानी 2 दिन से ज्यादा हम इस चैप्टर को टाइम नहीं दे रहे होंगे। लेट्स से अगर 3 लेक्चर भी लगते हैं तो 1 लेक्चर आज आ जाएगा और 2 लेक्चर्स कल आ जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर टुमारो सो दैट वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स साइटोलॉजी, हम लोग सेल बायोलॉजी की तरफ भी बढ़ पाए एंड उसके साथ साथ हम लोग एनिमल किंगडम को भी पैरेलली स्टार्ट कर पाए, जिससे बॉटनी जूलॉजी एकदम ऑन ट्रैक चलती रहे। तो इसको हम लोग आज और कल में फिनिश कर रहे होंगे। तो हमारा जो आज का लेक्चर है, इसमें वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम अलग अलग टाइप के टिश्यूज को पढ़ लें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को पढ़ लें, परमानेंट टिश्यूज को पढ़ लें, सिंपल परमानेंट टिश्यूज को पढ़ लें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को पढ़ लें। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम की डिस्कशन कर लें। कुछ ऐसे टॉपिक है जो नए एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं बट दे आर अ पार्ट ऑफ नीट सिलेबस, तो हम कुछ भी छोड़ने नहीं वाले हैं। जो भी चीज एक्स्ट्रा भी होगी, लेकिन अगर नीट के सिलेबस में मेंशन है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो हम लोग आराम से पढ़ रहे होंगे, बैठकर सीख रहे होंगे। कुछ ज्यादा पढ़ने में बुराई नहीं है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, बस कुछ वाइड नहीं रह जाना चाहिए, उसका हम लोग पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। तो जैसा यहां पर नाम लिखा हुआ है भैया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हम ऑलरेडी अभी पढ़ के आए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, लॉजी माने स्टडी। किसी भी प्लांट की एक्सटर्नल अपीयरेंस की अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो आप एक्सटर्नली देख सकते हैं, उनकी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, देन दैट इज बेसिकली मॉर्फोलॉजी। एंड फ्लावरिंग प्लांट की अगर आप बात कर रहे हैं, देन यू आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स ओवर हियर। आप ऐसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं जहां पर आपको फ्लावर उगते हुए दिखाई देते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट की 3 विशेषताएं थी, एंजियोस्पर्म्स की 3 खास स्पेशलिटीज थी। सबसे पहला कि इनमें आपको देखने को मिलेगा फ्लावर, इसीलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा गया। दूसरा, यहां आपको देखने को मिलेगा फ्रूट यानी फल। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स नेकेड थे, यानी उनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं था, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एंजियोस्पर्म, यहां पर आपके सीड्स के ऊपर फ्रूट भी देखने को मिलता है, यानी एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें फूल भी मिलता है, फल भी मिलता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डबल फर्टिलाइजेशन नाम का एक प्रोसेस भी यहां पर देखने को मिलता है। तो हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, उस टाइम पर यह चीज भी मैं आपको डिटेल में कवर करवा रहा हूंगा। नाउ व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज बेसिकली द डिस्कशन ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने रूट को बाहर से तो देख लिया भैया मॉर्फोलॉजी में, अब उसके अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है यह आपको जानना है। यानी एक रूट को आपने काट के देखा और आपने देखा कि उस रूट में कितने अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं और वो सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड है। बाहर कौन सा लेयर है सेल का, अंदर कौन सा लेयर है सेल का, बीच में कौन से लेयर से आपके सेल के, ये सारी चीजें जब आप देख रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली एनाटॉमी। यानी अब हम लोग रूट, स्टेम, लीफ की डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में। अब हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की रूट्स को, स्टेम्स को और लीव्स को काट काट के देखेंगे कि इनके अंदर सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं और कितने अलग अलग टाइप के सेल्स मोनोकॉट की रूट में, डाइकॉट की रूट में, मोनोकॉट की स्टेम में, डाइकॉट की स्टेम में, मोनोकॉट की लीफ में, डाइकॉट की लीफ में पाए जा रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप मोनोकॉट और डाइकॉट का कंपैरिजन करेंगे तो कुछ सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी। भाई दोनों के दोनों ही एंजियोस्पर्म्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप मोनोकॉट की रूट और डाइकॉट की रूट को देखेंगे तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी और कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे। तो जब आप किन्हीं भी 2 प्लांट्स की एनाटॉमी को पढ़ते हैं तो आपको बकायदा उन 2 प्लांट्स के बीच में समानताएं यानी सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे होंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट की, मोनोकॉट और डाइकॉट की स्टेम की, मोनोकॉट की और डाइकॉट की लीफ की। और ये मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है? एंजियोस्पर्म्स हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट हैं। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग सीख रहे होंगे। सो एक और बार चैप्टर के नाम में हम लोग घुस जाते हैं। देखो मेरे दोस्त, एनाटॉमी जो है इसका मतलब है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्फोलॉजी का मतलब था एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस। यहां पे अब आप अलग अलग
प्लांट पार्ट्स को काट करके देखने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितने डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और उन सेल्स की अरेंजमेंट क्या है, बाहर की लेयर कौन से सेल बना रहे हैं, बीच की लेयर कौन से सेल बना रहे हैं, अंदर की लेयर कौन सी सेल बना रहे हैं, कोर कौन से सेल बना रहे हैं, सारी की सारी चीजें आपको पता लगेंगी। तो एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो हम जो है अलग अलग प्लांट पार्ट्स को देखेंगे और उसके अंदर अरेंजमेंट एंड पैटर्न ऑफ सेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन में देखा था कि भैया अलग अलग प्लांट पार्ट्स जो होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, ये अपने आप को मॉडिफाई भी करती हैं, अपने आप को अडेप्ट भी करवाती हैं। इसी प्रकार से अगर समझ लीजिए कोई प्लांट है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो रही है तो एनाटॉमी भी तो चेंज होगी। समझ लीजिए आपका एक्सिलरी बड है, ये कांटे में कन्वर्ट हो गया, थॉर्न में कन्वर्ट हो गया। अगर ये एक्सिलरी बड थॉर्न में कन्वर्ट हो गया तो ये दिखने लगा कांटे जैसा, पहले गोल मटोल बड जैसा दिखाई दे रहा था, अब ये कांटे जैसा दिखने लगा, तो इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज हुई है, यानी इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हुई है, इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हुई है। लेकिन मेरे दोस्त, मॉर्फोलॉजी चेंज करने के लिए, बाहर से ये कांटे जैसा दिखे, इसको चेंज करने के लिए अंदर सेल्स की अरेंजमेंट भी तो चेंज हुई होगी। ये जो बड था, इसमें सेल आपके ऐसे गोल मटोल पाए जा रहे थे, इस बड के अंदर इस प्रकार से पैक्ड देखने को मिल रहे थे, आपको टाइटली पैक्ड देखने को मिल रहे थे। और यहां आपका कांटा बना रहे हैं तो सेल्स कुछ इस तरीके से आपके अरेंज देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी तो चेंज हुई होगी, बिल्कुल चेंज हुई होगी, तो एनाटॉमी भी चेंज हो जाती है। तो जब भी किसी भी प्लांट पार्ट में कोई मॉडिफिकेशन आता है तो उसकी भी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन अंदर से चेंज हो जाती है। तो एनाटॉमी में भी आप क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट पार्ट्स की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस उनकी अडेप्टेशंस को पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में भी आप अलग अलग प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्लस उनके अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। ये आपने देखा, ये आपने सीखा, जनरल डेफिनेशन है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, तो इन्हें फ्लावरिंग प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें फ्लावर प्रेजेंट है, इनमें फ्रूट प्रेजेंट है, एंड डबल फर्टिलाइजेशन भी यहां पर देखने को मिलती है। डबल फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो सीन। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम जब एनाटॉमी को पढ़ लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट रूट को, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम को, मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ को। तो जाहिर सी बात है, जब आप मोनोकॉट और डाइकॉट को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों के दोनों है तो एंजियोस्पर्म्स ही, तो कुछ सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी, कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं किन्हीं भी दो प्लांट्स का, तो कुछ तो सिमिलैरिटीज मिलेंगी और कुछ तो डिफरेंसेस मिलेंगे, इनको हम नोट करते हुए चलेंगे। तो हमारा फाइनल मुद्दा यह है इस चैप्टर में, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो हम यहां पहुंचेंगे। दिस इज आवर ग्रैंड फिनाले, ये लास्ट एपिसोड है, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि प्लांट में किस किस तरीके के सेल्स होते हैं, किस किस तरीके के टिश्यूज होते हैं, पहले हम उन चीजों को समझेंगे। अब ये सेल्स प्लांट के रूट में कैसे अरेंज होते हैं, प्लांट के स्टेम में कैसे अरेंज होते हैं, प्लांट की लीफ में कैसे अरेंज होते हैं, हम वो भी देख रहे होंगे। तो मोनोकॉट और डाइकॉट का कंप्लीट कंपैरिजन होगा, रूट का, लीफ का और स्टेम का, यहां तक हमें पहुंचना है। तो रूट, स्टेम, लीफ में हमें जो है अलग अलग सेल्स की अरेंजमेंट देखनी है एट द एंड ऑफ द डे। और यहां पे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों ही आपको मिलेंगे। जैसे मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट ही अगर आप चेक कर रहे हो तो रूट में कुछ तो सिमिलैरिटीज मिलेंगी ना, रूट का काम तो सेम ही है, कुछ सेल्स सिमिलर होंगे, कुछ सेल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। तो वो भी हम लोग एक टेबल बना के नोट करते हुए चलेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज निकली, क्या क्या डिफरेंसेस निकले। अब एक प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं कि एक प्लांट जो है उसमें ओवरऑल ग्रोथ कैसी होती है, और यहीं से हम लोग टिश्यूज का कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। समझ लीजिए मेरे दोस्त, मेरे पास एक बीज है, यह हमारे दादाजी की बेची हुई जमीन है भैया, हाईवे वाली। इस जमीन के अंदर मैंने एक बीज बो दिया, इस जमीन के अंदर मैंने एक बीज बो दिया, ठीक है। अब ये जो बीज है, ये जो सीड है, इसको मैंने पानी दे दिया, बढ़िया, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो ये जो आपका बीज है, इसमें नीचे वाला जो पार्ट रहता है, एम्ब्रियो का नीचे वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं रेडिकल। आर फॉर रेडिकल से आर फॉर रूट सिस्टम अराइज होता है। एंड ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। ये जो आपका प्लूम्यूल है, इससे शूट सिस्टम तैयार हो रहा होता है। तो नीचे की साइड आपका रूट सिस्टम आ जाएगा, ऊपर की साइड शूट सिस्टम आ जाएगा। अब ये देखिए, यहां अगर आपकी रूट डेवलप हो रही है तो रूट की टिप पे कुछ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कंप्लीट रूट को तैयार करते हैं। इन रूट की टिप पे, रूट के एपेक्स पे पाए जाने वाले सेल्स को हम कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स, रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स। तो ये रूट के बाकी सारे सेल्स बनाते हैं। ये जो टिप वाले सेल हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम वाले सेल, ये निरंतर डिवाइड करते रहते हैं। और अगर ये लगातार डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ये नीचे मिट्टी में तो ऐड करेंगे नहीं सेल, ये ऊपर की साइड सेल्स ऐड करते रहेंगे। एंड रूट लंबी होती चली जाएगी, अपने ऊपर की साइड ये सेल्स ऐड करते चले जाएंगे।
सिमिलरली यहां पर है शूट की टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स, और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स है ये आपकी शूट बनाते रहेंगे, नए नए सेल्स जो है ऐड करते रहेंगे शूट सिस्टम में। तो मेरे भाई ऊपर हवा में तो सेल्स ऐड करेंगे नहीं, नीचे की साइड सेल्स ऐड करेंगे, तो ये शूट भी टाइम के साथ लंबी होती रहेगी। इसीलिए आप कहते हैं कि प्लांट में ग्रोथ निरंतर होती रहती है, प्लांट की लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि प्लांट की रूट की लंबाई बढ़ाने का जिम्मा उठा रखा है रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने, एंड प्लांट की शूट की लंबाई बढ़ाने का जिम्मा उठा रखा है शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स ने। तो रूट और शूट दोनों की लंबाई हमेशा बढ़ती रहेगी, तो प्लांट में हमेशा लेंथ बढ़ती रहती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है, जो पॉइंट हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी पढ़ा था। अब देखिए भैया, रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स ऊपर सेल्स ऐड करेंगे और रूट लंबी होती चली जाएगी। शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स नीचे सेल्स ऐड करेंगे और शूट लंबी होती चली जाएगी। अब इस प्लांट की हाइट इतनी थी, इस प्लांट की हाइट कितनी थी? इतनी थी, यहां तक इतनी थी। अब धीरे 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 शूट लंबी होती चली गई, तो इस प्लांट की लेंथ जो है बढ़ गई, इस प्लांट की लेंथ बढ़ गई, शूट की टिप यहां चली गई, यानी शूट एपिकल मेरिस्टम यहां चला गया। सिमिलरली अब प्लांट की लेंथ इतनी थी, प्लांट की हाइट इतनी थी, यह थोड़ा और लंबा हुआ, शूट की टिप और ऊपर चली गई, शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स और ऊपर चले गए। पहले प्लांट की लेंथ इतनी थी तो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स यहां थे, अब प्लांट की लेंथ इतनी है तो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स यहां है। पहले वाला जो पॉइंट था, पहले प्लांट इतना लंबा था ना, ये जो पहले वाला पॉइंट है यहां पे कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स छूट जाते हैं पीछे, दे आर लेफ्ट बिहाइंड। मेरे भाई पहले मैं यहां बैठा हुआ था, अब मैं यहां बैठ गया, यहां पे भी कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई निशानी मेरी रह जाएगी। तो कुछ हल्के फुल्के सेल्स जो है शूट एपिकल मेरिस्टम के यहां पर रह जाते हैं और बाकी उठ करके ऊपर चले जाते हैं शूट टिप पे। जो यहां पर आपके बचे हैं शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स जो यहां पर बच गए, उन्होंने एक्सिलरी बड तैयार कर लिया। और एक्सिलरी बड कहां पाए जाते हैं? लीफ की एक्सिल पे, यानी यहां से आपकी ब्रांच वगैरह निकल सकती है। एक्सिलरी बड आपके ब्रांच में कन्वर्ट हो रहे थे ना, तो बीच में, इसीलिए पेड़ में बीच बीच में से ब्रांच निकल रही होती है, क्योंकि पहले प्लांट की हाइट इतनी थी तो यहां पर आपके कुछ सेल्स छूट गए शूट एपिकल मेरिस्टम के, जिन्होंने एक्सिलरी बड बना लिया। अब प्लांट की हाइट इतनी थी तो यहां पर भी कुछ आपके सेल्स छूट गए, जिन्होंने फिर एक्सिलरी बड बना लिया, और एक्सिलरी बड फिर क्या कर सकता है? ब्रांच में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक्सिलरी बड जो है ये भी आपका किसी ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्सिलरी बड जो है ये भी किसी ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे करते करते धीरे धीरे जब प्लांट अपनी हाइट बढ़ाता रहेगा तो एक्सिलरी बड्स जो है बीच बीच में ब्रांचेस तैयार करते रहेंगे। शूट की टिप पे होगा शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट की टिप पे होगा रूट एपिकल मेरिस्टम। तो यहां पर आप एक नोट देख सकते हैं, व्हेन शूट ग्रोज, जब शूट ग्रो कर रही है, धीरे धीरे अपनी हाइट को बढ़ा रही है, सम सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम आर लेफ्ट बिहाइंड। जहां पर पहले हाइट थी इस प्लांट की, वहां पर कुछ सेल्स छूट जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम के, और ये क्या बना लेते हैं? ये आपका एक्सिलरी बड बना लेते हैं। और इस एक्सिलरी बड का काम क्या होता है? अलग अलग ब्रांचेस तैयार करना। तो अलग अलग डालियां, अलग अलग ब्रांचेस यहां पर निकल रही होती हैं इन पॉइंट से। एंड यही हमने सीखा कि एक प्लांट जब ग्रो करता है तो अलग अलग ब्रांचेस कैसे बनते हैं। तो रूट का काम है नीचे की साइड जाना, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना, और रूट बनाने का काम किसका है? रूट के सारे सेल्स किसने बनाए? रूट एपिकल मेरिस्टम ने। शूट का काम है प्लांट को सपोर्ट देना, इस पे ब्रांचेस आएंगी। ये शूट बनाने का काम किसका है? शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स का। जब शूट ग्रो करती है तो आपके बीच बीच में कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स छूट जाते हैं, दे आर लेफ्ट बिहाइंड। इन्हें हम कहते हैं क्या? इन्हें हम कहते हैं एक्सिलरी बड्स। और ये जो एक्सिलरी बड है ये फिर अलग अलग ब्रांचेस को तैयार कर रहे होते हैं। ये हमने देखा, ये हमने जाना। दिस इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हाउ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड। अब हमें पता है रूट के टिप पे पाए जा रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स, शूट के टिप पे पाए जा रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स। दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। अब ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है तो इनका काम है निरंतर डिवाइड करना। चैप्टर मॉर्फोलॉजी में भी आपको पढ़ाया गया था, जब हम रीजन्स ऑफ रूट पढ़ रहे थे उस टाइम पर बताया गया था कि रूट में एक रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां छोटे छोटे गोल मटोल से सेल्स हैं जो कि बहुत टाइटली पैक्ड है, और इनमें अच्छा खासा डेंस प्रोटोप्लाज्म है, खूब सारा खाने पीने का मटेरियल है, बड़ा सा न्यूक्लियस है, आस पड़ोसियों से इनकी अच्छी बात है, यानी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस इनमें अबंडेंट है, और बहुत पतली सी सेल वॉल है क्योंकि ये निरंतर डिवाइड करते रहते हैं। So how do they divide and make new cell?
समझ लीजिए एक रूट है, ये प्लांट की आपकी रूट है, इस रूट में मैंने कहा 1000 आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, 1000 मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। मैं कह रहा हूं ये 1000 के 1000 मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर डिवाइड करेंगे तो कितने नए सेल्स बन जाएंगे, 2000 सेल्स बन जाएंगे। सर एक सेल के डिवाइड होने से 2 सेल बने, 2000 सेल्स बन गए। अगर ये 2000 सेल्स बन गए तो खेल खत्म। अब हमारे पास नया बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास 1000 मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे और उससे मैंने 2000 मेरिस्टेमेटिक सेल्स की डिवीजन कराई, 1000 मेरिस्टेमेटिक सेल्स की डिवीजन कराई, 2000 नॉर्मल सेल्स बन गए, बस खेल खत्म, मेरिस्टेमेटिक सेल खत्म। क्या ये बड़ी अच्छी बात हो गई? अब आगे मुझे रूट में और सेल्स की जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूं मुझे भैया 5000 सेल्स की और जरूरत है, कहां से लेके आऊंगा मैं? नहीं लेके आऊंगा, है ही नहीं मेरे पास। मैं कह रहा हूं 10,000 सेल्स की मुझे जरूरत पड़ गई, रूट बनाने के लिए मुझे 10,000 नए सेल्स चाहिए, कहां से लेके आऊंगा? नहीं लेके आ पाऊंगा, मेरिस्टेमेटिक सेल ही खत्म हो गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल हैं डिवाइड करेंगे और खत्म हो जाएंगे। इनमें एक पावर होती है, द पावर ऑफ सेल्फ परपेचुएशन, यानी द पावर ऑफ सेल्फ रीजनरेशन। अर्थात ये जो 1000 मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये वापस आते रहते हैं। गुरुजी कैसे वापस आते रहते हैं बता दो ना, एक बार अभी बता देता हूं, आराम से सुनिएगा, प्यार से समझने की कोशिश करेगा इस कंसेप्ट को। ये आपका एक गोल मटोल सेल है जिसको हम मेरिस्टेमेटिक सेल कह रहे हैं। ये डिवाइड करता है कंटिन्यूअसली एंड नए सेल्स बनाता है, आपके प्लांट में नए सेल्स ऐड करता रहता है। रूट एपिकल मेरिस्टम का सेल है तो रूट बनाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टम का सेल है तो शूट बनाएगा। समझ लीजिए रूट की टिप पे पाए जाने वाला सेल है रूट एपिकल मेरिस्टम का सेल है। जब यह डिवाइड करेगा तो क्या एक जैसे ही 2 सेल्स बना लेगा, खुद जैसे ही 2 सेल्स बना लेगा, बिल्कुल। तो इसने डिवीजन किया, खुद जैसे 2 सेल्स बना लिए, इसे सेल डिवीजन हमने कहा। अब ये 2 सेल्स बने हैं एक जैसे, इसमें से एक वापस आ जाएगा, दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो गया, तो हमारी टंकी खाली नहीं हुई। एक मेरिस्टेमेटिक सेल से हमने शुरुआत की थी, ये वापस आ गया, इसे कहते हैं सेल्फ रीजनरेशन या सेल्फ परपेचुएशन। मेरिस्टेमेटिक सेल का घाटा नहीं हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल एज इट इज वापस आ गया, कोई घाटे में नहीं है हम लोग, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक मेरिस्टेमेटिक सेल से शुरुआत की थी, एक मेरिस्टेमेटिक सेल झटपट वापस आ गया, कोई घाटा नहीं हुआ है। दूसरा वाला जो था ये प्लांट में ऐड हो गया, भाई एक तो पहले से था ही, ये वापस आ गया, एक ऐड हो गया प्लांट में, इसको हम मैच्योर करके डिफरेंशिएट करके नाम में ही क्या रहा है, डिफरेंशिएट यानी डिफरेंट करके कोई अलग प्रकार का सेल बना देंगे, कोई काम धंधा पकड़ा देंगे इसको। जैसे इसको मैं चेंज कर दूंगा एंड मॉडिफाई कर दूंगा एंड इट विल बिकम परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। परमानेंट सेल मतलब अब ये परमानेंट हो गया, अब इनको कोई काम धंधा पकड़ा दिया गया है, अब ये वही काम करेंगे जो इनको सौंपा गया है, अब ये डिवाइड नहीं करते, दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो ये परमानेंट सेल जो होते हैं दे डू नॉट यूजुअली डिवाइड, यानी दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ये अब फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, इनको एक काम धंधा पकड़ा दिया है हमने, डिफरेंशिएट कर दिया है। समझ लीजिए मैंने फाइबर बना दिया है, पतला लंबा बाल जैसा फाइबर बना दिया है। तो ये पतला लंबा बाल जैसा फाइबर है, इसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, देखिए जो एंड है ये टेपर्ड है, जैसे किसी ने पिचका दिए हो, एंड्स जो है ये आपके क्या है, टेपर्ड है, जैसे किसी ने पिचका दिया हो, करेक्ट। तो लॉन्ग स्लेंडर, यानी स्लेंडर का मतलब ही होता है पतला और लंबा, तो लॉन्ग थिन स्लेंडर जो है टेपर्ड एंड वाला मुझे फाइबर देखने को मिला। मैंने इस गोल मटोल से सेल को फाइबर में कन्वर्ट कर दिया, तो एक सेल तो मेरे पास एज इट इज वापस आ गया। देखो दोस्त क्या हुआ, आराम से देखिए, समझ लीजिए मेरे पास एक सेल है, ये दिस इज एक सेल, इस एक सेल को मैंने डिवाइड किया तो 2 सेल बन गए, ये तो मेरे पास वापस आ ही गया, मैंने सिर्फ ये एक सेल ही तो ऐड किया है प्लांट में, ये तो मेरे पास पहले से था ही, इस एक सेल से मैंने शुरुआत की थी, इस एक सेल से मैंने शुरुआत की थी, ठीक है। अब मेरे पास 2 सेल बन गए, ये अपने काम धंधे पे निकल गया जो पहले वाला था, है ना, और ये परमानेंट हो गया। एक सेल ही तो मैंने ऐड किया है प्लांट में, ये जो सेल ऐड हुआ इसको मैंने कोई काम धंधा पकड़ा दिया है, इसको मैंने डिफरेंशिएट मैच्योर करा दिया है, इसे मैं परमानेंट सेल कहता हूं। और ये जो वापस चला गया मेरे भाई रीजनरेट होके, ये दोबारा से डिवाइड करेगा, फिर से 2 सेल बनाएगा, दोबारा से डिवाइड करके प्लांट में सेल्स ऐड करेगा, इसे मैं मेरिस्टेमेटिक सेल कहता हूं। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल में कैपेबिलिटी है डिवीजन करने की, लगातार डिवाइड करने की, इसीलिए ये जो है प्लांट में सेल ऐड करते रहते हैं और उनको हम परमानेंट कर करके प्लांट में जोड़ते चले जाते हैं। तो स्मॉल सेल्स होते हैं बिकॉज छोटा सा होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसी में हजारों सेल भरे हुए होते हैं तो इनका साइज स्मॉल है। लार्ज न्यूक्लियस होता है जिससे कि सेल पे कंट्रोल स्थापित किया जाए, क्योंकि न्यूक्लियस को ही ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो लार्ज न्यूक्लियस होता है जिससे सेल को लगातार डिवाइड कराया जा सके, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके।
थिन सेल वॉल होती है, पतली सेल वॉल, जिससे कि सेल डिवीजन आसानी से हो जाए, बहुत पक्की सेल वॉल ना हो सेल के ऊपर। अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, आस पड़ोसियों से अच्छी बातचीत होती है, आदान प्रदान होता रहता है केमिकल्स का। और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी खाने पीने की चीजें जो है यहां पर बहुत सारी देखने को मिलती है, जमा हो रखी होती है। सो अल्टीमेटली मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ये आपका बढ़िया तरीके से डिवाइड करता है और दो सेल बना लेता है। एक सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो गया और दूसरा आपका परमानेंट हो गया, कोई काम धंधा पकड़ के काम करने लगा, डिफरेंशिएट होकर मैच्योर होकर कोई काम करने लगा। दिस इज हाउ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड। इसलिए आप कह सकते हो कि प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कभी खत्म नहीं होते, ये अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं, ये अपने आप को सेल्फ परपेचुएट करते रहते हैं। इनकी एक खास कैपेबिलिटी है जो आपने यहां पर देखी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। हालांकि बहुत बेसिक बात है, लेकिन फिर भी हमें टिश्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे सर टिश्यू की डेफिनेशन तो बहुत ही जनरल होती है कि सेल है, उनका अगर मैंने ग्रुप तैयार कर दिया है तो उसे हम टिश्यू कहेंगे। लेकिन ये ग्रुप कैसा है? क्या मैं कोई भी 4 सेल पकड़ के उनका ग्रुप बना दूं तो मैं उसे टिश्यू कह सकता हूं, या कोई स्पेसिफिक कंडीशन है टिश्यू बनाने की? सर बिल्कुल स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? लेट्स अंडरस्टैंड देम बहुत अच्छे तरीके से, आराम से देखिएगा। टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल। सर यही बात तो हम कह रहे थे मेरे भाई, ग्रुप ऑफ सेल जिनमें क्या क्या आपका देखना है, आपको ओरिजिन देखना है, इन सेल्स का फंक्शन देखना है एंड स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, कैसे? आराम से सुनिए। ओरिजिन का मतलब कि ये जो सेल्स है जो कि एक टिश्यू बना रहे हैं, इन सेल्स का ओरिजिन क्या ये सेम प्रकार के सेल्स से ही बने हैं? इनके जो पेरेंट सेल थे क्या वो सेम थे? अब जैसे अगर आप देखें रूट के जितने भी सेल हैं ये रूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स ने बनाए, शूट के जितने भी सेल्स हैं शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स ने बनाए। तो शूट का कोई टिश्यू है अगर, तो क्या उसके सारे सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स ने बनाए होंगे? बिल्कुल। और रूट का कोई टिश्यू है तो क्या उसके सारे सेल्स रूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स ने बनाए होंगे? बिल्कुल। इसका मतलब ओरिजिन जो है इट शुड बी सेम। यस, ओरिजिन जो है सेल्स का जो कि टिश्यू बना रहे हैं इट शुड बी एब्सोल्युटली सेम। अगर आप बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन जो है यूजुअली आपका सिमिलर होता है, यानी अलग अलग जो सेल्स हैं वो यूजुअली आपके सिमिलर होते हैं, एक जैसे काम कर रहे होते हैं। जैसे समझ लीजिए मैं डायरेक्टली हो सकता है कोई काम ना कर रहा हूं, मैं उसमें हेल्प कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त बैडमिंटन खेल रहे हैं, फट करके एक ने यहां से शॉट मारा, फट करके दूसरे ने वहां से शॉट मारा, फट 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 गेम चल रहा है, एक ने बहुत जोर का शॉट मारा और पेड़ पे जाकर जो है शटल अटक गई। अब मैं वहां पे धुरंधर धुआंधार बन के आया और मैंने क्या किया, अपनी चप्पल निकाली और भाई चट्ट करके मारा जो शटल के ऊपर निशाना, शटल जो है नीचे गिर गई साए साए करके, और वो जो शटल है मैंने अपने दोस्तों को वापस कर दी, मेरी चप्पल ऊपर अटक गई वो अलग बात है। लेकिन आई एम अ हेल्पर इन दिस गेम, आई एम नॉट प्लेइंग द गेम बट आई एम हेल्पिंग इन द गेम। तो मेरा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन फंक्शन हम सब सेम ही कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा भैया क्या करके आए हो? खेल के आए हैं, मम्मी खेलने गया था। अब कोई ये नहीं बताएगा कि हाँ भैया हम तो चिड़िया उतार रहे थे चप्पल चप्पल मार मार के, हम खेल ही रहे थे, हम सारा झुंड जो है दोस्तों का ग्रुप हम खेल रहे थे, हम बकैती काट रहे थे, हम टाइम पास कर रहे थे। दिस इज द थिंग जो कि हम कर रहे थे। तो फंक्शन सबका सेम ही है, कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई सिर्फ हेल्पर का काम कर रहा है, जस्ट अवेलेबल है कि हाँ भाई मॉरल सपोर्ट है ना। रणबीर कपूर जो है गंडासा लेके लड़ रहा है, कच 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 कच, पीछे पंजाबी भैया गाना गा रहे हैं, खड़ विच डांग खड़ के, वो भी सपोर्ट है ना, बढ़िया सुर में मारे जा रहे हैं दुश्मन। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि भैया मैं लड़ नहीं रहा हूं, वहां पर जो उनके सरदार भाई थे वो लड़ नहीं रहे थे, लेकिन जो सुरताल दिया उससे मोटिवेशन तो आई ना। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तगड़ा बजेगा तो 4-5 आदमी तो भाई रणबीर कपूर यूं ही काट देगा भैया, हाथ से ही मुंडी मरोड़ देगा 4-5 की। तो वही हुआ। सो दे आर नॉट फाइटिंग डायरेक्टली बट दे आर बीइंग पार्टिसिपेंट्स कि हाँ हम खड़े हैं भैया, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, है ना, जरूरत पड़ेगी तो। तब तक तुम एक गाना सुनो, तगड़ा सा एक गाना हो जाए बढ़िया सा मूवी में। तो इस प्रकार से फंक्शन जो है यूजुअली एक टिश्यू के जो सेल्स हैं यूजुअली उनका सिमिलर होता है, सब मिलकर एक काम कर रहे होते हैं या एक काम के प्रति थोड़ा बहुत योगदान दे रहे होते हैं। स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें लगता है कि स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है एक टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स का, पर एक्चुअल में बात यह है कि जो स्ट्रक्चर है इट मे और मे नॉट बी सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल टिश्यूज की आप बात करें, जो मैं आपको आज इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जैसे पेरेनकाइमा है, कॉलनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, इनमें सारे के सारे सेल्स आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, डायामेट्रिक डायमीटर का साउंड आ रहा है, यानी डायमेंशन या डायमीटर यानी साइज की बात हो रही है, दे आर
यूजुअली सेम, सारे सेल्स ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। बट अगर आप बात करें जाइलम की, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का ही मतलब होता है एक ऐसा टिश्यू जिसमें मोर देन वन डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये सिंपल टिश्यू नहीं है। तो इसमें 4 अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। तो अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रफ डायग्राम बना दूं, ट्रैकीड आपको कैसे दिखाई देगी? ट्रैकीड आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी पॉइंटेड एंड्स लेकर बैठी हुई है। वेसल की अगर आप बात करें तो आपको एक नलकी जैसी दिखाई देगी, एक पाइप जैसी दिखाई देगी। फाइबर की अगर आप बात करें तो आपको एक बाल जैसा दिखाई देगा। एंड मेरे दोस्त पेरेन्काइमा की अगर आप बात करें तो ये आपके गोल मटोल स्टोरेज वाले सेल्स होते हैं। तो चारों के चारों सेल्स अगर आप देखें तो अलग दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसी ट्यूब है जो बीच में से मोटी है और इसके एंड पिचके हुए हैं, एक नॉर्मल पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, एक आपका बाल जैसा स्ट्रक्चर है और एक गोल मटोल रोनाल्डो मौशी के फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है। तो अल्टीमेटली ये चारों के चारों सेल अलग दिख रहे हैं लेकिन बना रहे हैं सारे के सारे जाइलम ही। और यहां पर सारे के सारे सेल्स एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज अ सिंपल टिश्यू, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो स्ट्रक्चर जो है सेल्स का, जो एक टिश्यू बना रहे हैं, हो सकता है ये सिमिलर हो सकता है ये डिसिमिलर हो, लेकिन फंक्शन यूजुअली सिमिलर होता है। ओरिजिन शुड बी 100% सिमिलर, ये तो सिमिलर होना ही चाहिए, इट शुड बी सिमिलर। एकदम बेसिक लेवल से भाई, टिश्यू की डेफिनेशन पे इतना टाइम लगा दिया, सोच के देखिए। यानी आज के बाद कोई पूछे सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कि हमें पता है, which should be absolutely similar in origin, should be usually performing same function or similar function, and they may or may not be similar in their shape and sizes. हो सकता है सेम हो सकता है सेम ना हो, अलग अलग प्रकार की कंडीशन शेप और साइजेस में देखने को मिल सकती है, डायमेंशन में देखने को मिल सकती है। यह है प्लांट टिश्यू की डेफिनेशन। अब प्लांट टिश्यू को हम लोगों ने दो कैटेगरी में फाड़ दिया, तोड़ दिया। ये जो दो कैटेगरीज हैं इनको बहुत गौर से सुनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कैपेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कैपेबिलिटी कि ये जो सेल हैं ये डिवाइड कर भी सकते हैं या नहीं, हमने सेल्स को दो प्रकार में, या टिश्यूज को सॉरी, दो प्रकार में डिवाइड कर दिया। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक आपका परमानेंट टिश्यू। नाम से ही चीजें समझ में आ रही है, नाम को डिकोड कर लीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब दे हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड, ऐसे सेल्स यहां पर होंगे जो लगातार डिवाइड कर सकते हैं, निरंतर डिवाइड कर सकते हैं। एंड मेरे दोस्त दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू, जो कि लॉस्ट कर चुके हैं अपनी कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन को, यानी ये अब डिवाइड नहीं कर सकते, इनको एक काम धंधा पकड़ा दिया गया है, इनको मैच्योर कर दिया गया है, इनको डिफरेंशिएट कर दिया गया है, ये अब कुछ और नहीं करेंगे। इनको जो काम पकड़ाया गया है, जो काम सौंपा गया है, सिर्फ ये वही कर रहे होंगे और कुछ भी नहीं। यानी आपको यहां पर क्या देखना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको यहां पर देखना है कि पूरे प्लांट में दो प्रकार के टिश्यूज हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे टिश्यूज जिनके सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं। एक परमानेंट टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यू जो कि आपके डिवाइड नहीं करते। मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं डिवाइड होकर परमानेंट सेल्स बनाए हैं, अब ये डिवाइड नहीं करते हैं, इनको एक काम धंधा पकड़ा दिया गया है, इनको डिफरेंशिएट या मैच्योर कर दिया गया है। ठीक है, अब व्हेन इट कम्स टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो दो प्रकार की आपकी मेरिस्टम्स होती हैं, या दो प्रकार के आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टम, यानी वो मेरिस्टम जो कि प्लांट की हाइट बढ़ाते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम मतलब जो प्लांट में पहले आते हैं, प्राइमरी यानी पहले। और सेकेंडरी मेरिस्टम, जिनको हम लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट की मोटाई बढ़ाते हैं, तो इन्हें हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी कह रहे होते हैं। ये प्लांट की मोटाई बढ़ा रहे होते हैं, ये बाद में आते हैं। समझ लीजिए आपने जमीन में एक बीज बोया, अगर आपने जमीन में एक बीज बोया तो वो बीज जो है अंकुरित होगा और पहले प्लांट आपका लंबा होता चला जाएगा, हरा भरा प्लांट जो है अपनी बॉडी तैयार करेगा, उसमें लकड़ी का मोटा तना नहीं आएगा। पहले प्लांट पहले अपनी लेंथ बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, क्योंकि इनिशियली प्लांट में प्राइमरी मेरिस्टम पाई जाती है। और उसके बाद जब प्लांट ठीक ठाक मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, उस टाइम पर उसमें लकड़ी का तना बनना शुरू होता है, तो प्लांट जो है लिटरली ग्रो करता है। यानी पहले प्लांट अपनी लंबाई बढ़ा रहा था, अपनी लेंथ इंक्रीज कर रहा था, बाद में लिटरली यानी साइड में ये फैलने लगा, यानी चौड़ा होने लगा, यानी मोटा होने लगा, तो इसे कहा लिटरल मेरिस्टम, क्योंकि लिटरल ग्रोथ करा रही है, ये साइड में मोटापा बढ़ा रही है। एंड इसे सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी कहा, क्योंकि एक जो आपकी स्टेम होती है प्लांट की, जो तना होता है वो सिलेंड्रिकल सा होता है,
उसकी और मोटाई बढ़ रही है, यानी सिलेंडर और मोटा होता चला जा रहा है। समझ लीजिए हमारे पास यहां पर एक ग्लास है, अगर ये ग्लास है, ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, राइट, इसी शेप को हम लोग सिलेंडर कहते हैं, करेक्ट। अगर ये ग्लास की मोटाई मैं और बढ़ा दूं तो ये और बड़ा सिलेंड्रिकल हुआ ना, तो सिलेंडर जो है और बड़ा हो गया, तो हम सिलेंड्रिकल ग्रोथ इसे कह सकते हैं कि भाई सिलेंडर की मोटाई और बढ़ती जा रही है, चौड़ाई और बढ़ती जा रही है, इट इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल ग्रोथ। तो इसे सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, लिटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम कह दिया। जब एक प्लांट में लकड़ी का तना बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो प्राइमरी ग्रोथ जो है, प्लांट की लेंथ हमेशा बढ़ती रहती है ड्यू टू रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, ये लेंथ बढ़ाते हैं प्लांट की। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ हर प्लांट में नहीं होती, जैसे मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। यह आपके डाइकॉट का एक फीचर है। सेकेंडरी ग्रोथ आपके डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगी और कुछ हायर लेवल के जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलेगी, जहां मोटे मोटे तने होते हैं पेड़ों में। जैसे सिकोआ गाइगेंटिका जो हमने पढ़ा था, इट्स द जाइंट रेडवुड ट्री, उसका तना बहुत मोटा है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, कईयों में नहीं भी होती है, राइट। तो मोनोकॉट्स में यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, कुछ हायर जिम्नोस्पर्म्स में एंड डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल रही होती है। तो प्राइमरी मेरिस्टम जो है, ये आपके पहले आते हैं प्लांट में एंड लेंथ बढ़ाते हैं, प्लांट की लंबाई बढ़ा रहे होते हैं। अगर ये आपके टिप पे पाए जा रहे हैं प्लांट के, तो ये रूट की टिप पे भी पाए जा सकते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट की टिप पे भी पाए जा सकते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये प्लांट के टर्मिनल पोजीशंस पे रूट और शूट की एपिकल मेरिस्टम पे पाए गए। अगर ये बीच बीच में पाए जा रहे हैं तो इन्हें कहेंगे इंटर कैलरी। इंटर यानी इन बिटवीन, कैलरी यानी मैच्योर्ड टिश्यूज के बीच बीच में। अगर ये प्लांट की टिप पे ना पाए जाकर के मैच्योर्ड टिश्यूज के बीच बीच में इंटर वाले इलाके में पाए जा रहे हैं, तो आपको इन्हें इंटर कैलरी मेरिस्टम कहना होगा। फॉर एग्जांपल इन ग्रासेस, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी 2-3 मिनट बाद एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर के मैं आपको ये समझा रहा हूं। अभी बस आप ये याद कर लीजिए कि आपके प्राइमरी मेरिस्टम कौन कौन से होते हैं। आराम से सुनिए। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम जो प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम जिन्हें लेटरल मेरिस्टम या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम कहा, जो प्लांट की गर्थ यानी मोटाई बढ़ाते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं, उसमें लेटरल ग्रोथ कराते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम जो प्लांट की लंबाई बढ़ाएंगे, यह हो सकता है प्लांट की टिप पे पाए जाए, रूट की टिप पे तो रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट की टिप पे तो शूट एपिकल मेरिस्टम, और बीच बीच में अगर पाए जा रहे हैं तो इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर यानी बीच में, कैलरी यानी मैच्योर्ड टिश्यूज के बीच में ये पाए जा सकते हैं। एंड मेरे दोस्त, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका सेकेंडरी मेरिस्टम है, ये बाद में आएगा जब प्लांट ठीक ठाक मैच्योरिटी को अटेन कर लेगा और ये प्लांट की गर्थ बढ़ाता है, यानी उसकी चौड़ाई बढ़ाता है। यहां एक शब्द आता है कैम्बियम। कैम्बियम शब्द जहां भी दिख जाए समझ जाना भैया सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। सेकेंडरी ग्रोथ यही कराता है। जैसे वस्कुलर कैम्बियम वस्कुलर टिश्यूज के बीच में पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम के बीच में। जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जिसे फैलोजन कहा। ये जो कैम्बियम शब्द आपने देख लिया, इसका मतलब पक्का ये क्या है, आपका सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाला सेकेंडरी मेरिस्टम है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये डाइकॉट में देखने को मिलती है और कुछ हायर जिम्नोस्पर्म्स में, एडवांस जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, बट नॉट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में आपको ये देखने को नहीं मिलती। ये आपने देखा, ये आपने सीखा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए फिलहाल के लिए, सिर्फ इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। दोबारा रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, बार बार बोलने से याद हो जाएगा। मैंने कहा कि प्लांट में जितने भी टिश्यूज हैं, इनको 2 कैटेगरीज में मैंने ब्रेक कर दिया। ऐसे टिश्यूज जो कि निरंतर डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट में नए नए सेल्स ऐड कर सकते हैं, जिनमें डिवीजन की खूब सारी कैपेबिलिटीज है, इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा। ऐसे सेल्स जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बने हैं, बाय डिफॉल्ट पूरा प्लांट ही इनसे बना है। ऐसे सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ही डिवीजन से बने हैं, लेकिन अब ये कोई काम धंधा करने लगे हैं, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, इन्हें परमानेंट टिश्यूज कहा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, ये आपके प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी हो सकते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट में पहले आए थे, जो प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं, अब ये प्लांट के टिप पे भी पाए जा सकते हैं, जैसे रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम, जो रूट और शूट की लेंथ बढ़ाएंगे। एंड ये बीच बीच में भी पाए जा सकते हैं, जैसे इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर यानी बीच में, कैलरी यानी मैच्योर्ड टिश्यूज के बीच में, जैसे कि ग्रासेस में, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। एंड मेरे दोस्त, सेकेंडरी मेरिस्टम जो है, इनको पहचानने के लिए एक छोटा सा शब्द है, दैट इज कैम्बियम। चाहे वस्कुलर कैम्बियम हो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो, कॉर्क कैम्बियम हो, ये सारे आपके सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम हो जाते हैं, जो प्लांट की गर्थ यानी चौड़ाई बढ़ाते हैं।
राइट। अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपसे हद से हद कैम्बियम का नाम पूछ सकता है, बस इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ये हमने देखा। दीज आर योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो एक हमारा शब्द रहता है यहां पर इंटर कैलरी मेरिस्टम, ये मैं आपको बता देता हूं। इंटर कैलरी मेरिस्टम जैसा मैंने आपको समझाया, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन यानी बीच में। किस चीज के बीच में? कैलरी यानी मैच्योर्ड टिश्यूज के बीच में। तो समझ लीजिए आपकी कोई घास है, जमीन पे घास उगी हुई है, नीचे है आपकी रूट, ऊपर है आपकी शूट। यहां पर आपका शूट की टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट की टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम, बीच में जो लाल लाल दिखाई दे रही है इंटर कैलरी मेरिस्टम, मैच्योर टिश्यूज के बीच बीच में फैले हुए हैं। समझ लीजिए यहां पर जो है आपके पैचेस है इंटर कैलरी मेरिस्टम के। कोई आपका जानवर आया, कोई गधा आया, घोड़ा आया, भेड़ आई, बकरी आई, गाय आई, भैंस आई, खच्चर आया, चर गया ऊपर ऊपर की घास को। अब ये जो घास है इसके ऊपर ऊपर के पार्ट को तो गाय भैंसों ने चर दिया, यानी शूट एपिकल मेरिस्टम तो गई। तो मेरे भाई अब ये रीग्रो कैसे करेगी? अब शूट कौन बनाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टम तो गायब हो गई। अब मेरे भाई शूट कौन बनाएगा? यहां बीच बीच में पैचेस में कुछ सेल्स मिल रहे हैं जो कि है इंटर कैलरी मेरिस्टम के सेल। ये दोबारा से क्या करेंगे? आपका जो पार्ट गायब हुआ है उसको रीजनरेट कर देंगे, तो हाइट बढ़ेगी प्लांट की दोबारा से, यानी प्राइमरी मेरिस्टम है ये भी, क्योंकि हाइट बढ़ाता है, गर्थ नहीं बढ़ाता, तो ये आपकी प्राइमरी मेरिस्टम हो जाएगी। एंड दोबारा से लॉस्ट पार्ट रीजनरेट हो जाएंगे। तो ग्रासेस इतनी जल्दी रीजनरेट कैसे कर लेती है? इंटर कैलरी मेरिस्टम की मदद से। तो ये भी लेंथ बढ़ा रहा है, तो ये भी क्या है आपका? प्राइमरी मेरिस्टम हुआ। गर्थ बढ़ा रहा होता, सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा होता, तो आपका सेकेंडरी मेरिस्टम ये हो जाता। ये हमने देखा है, इतनी बात हम लोगों ने सीख ली है। अब मेरे दोस्त अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भैया परमानेंट टिश्यू जो है जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं रहती, ये भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यू जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, सारे के सारे सेल एक जैसे दिखेंगे, जो कि यहां पर आपको बताया भी गया था टिश्यू की डेफिनेशन में ही। सिंपल परमानेंट टिश्यू सारे सेल्स आइसोडायमेट्रिक होंगे, एक जैसे दिख रहे होंगे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आपका क्या होता है? अलग अलग प्रकार के सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बना रहे होते हैं, अलग अलग दिख सकते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं इनमें सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इनके बारे में अभी आपको कुछ स्लाइड्स बाद पढ़ाया जाएगा आज के ही लेक्चर में। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज यानी जहां पर आपका एक से ज्यादा टाइप के सेल्स मिलकर के टिश्यू तैयार कर रहे हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन प्लांट्स। तो यहां पर आपका जाइलम में पाई जाती है ट्रैकिड और वेसल, पानी ट्रांसपोर्ट के लिए। फ्लोएम में पाई जाती है सीव ट्यूब, एंड इसके साथ मिलता है जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। यहां मिलता है कंपेनियन सेल के साथ फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। यानी जाइलम हो चाहे फ्लोएम, चार अलग अलग प्रकार के सेल्स, चार अलग अलग दिखने वाले सेल्स मिलकर के जाइलम बनाते हैं, चार अलग अलग प्रकार के दिखने वाले सेल्स मिलकर के फ्लोएम बना रहे होते हैं। तो मल्टीपल टाइप के सेल्स मिलकर के इन टिश्यूज को तैयार करते हैं, तो इन्हें कहा जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जबकि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को क्या कहा? सिंपल परमानेंट टिश्यूज कह दिया। तो अगर दोबारा से पूरा का पूरा ये चार्ट आप देखें, इनको मैं याद करा दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि अभी आप जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अभी बस इनका नाम आपको सुनना है, याद भी नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ सुनना है कि ऐसे कोई चीज होती है जिसका नाम ट्रैकिड या वेसल है। आगे चल के आपको अभी अगले कुछ स्लाइड्स में सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी और बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में क्लियर हो जाएंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लांट के जो टिश्यूज हैं इनको दो कैटेगरीज में तोड़ा, लगातार निरंतर डिवाइड करने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, डिवीजन की कैपेबिलिटी खो दी है जिन्होंने परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को भी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवाइड किया, यानी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होंगे जो प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं। ये या तो प्लांट की टिप पे पाए जा सकते हैं, रूट की टिप पे पाए जाने वाले रूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स, शूट की टिप पे पाए जाने वाले शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स, और बीच बीच में पाए जाने वाले आपके इंटर कैलरी मेरिस्टम के सेल्स। या ये सेकेंडरी ग्रोथ करा सकते हैं, तो इन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जा सकता है, या फिर आपका यहां पर इन्हें सिलिंड्रिकल मेरिस्टम कहा जा सकता है, या आपका इनको सिलेंडर साइड में ग्रो कर रहा है तो लेटरल मेरिस्टम भी कहा जा सकता है। ये मोटाई बढ़ा रहे हैं प्लांट की। और कैम्बियम शब्द यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कहा, फेलोजन जनरेट करने वाला, तो सेकेंडरी प्लांट जनरेट कराता है। देन आपका वस्कुलर कैम्बियम हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया। सिर्फ नाम आपको यहां पर देखने होते हैं, इनके बारे में आगे थोड़ा और बता दिया जाएगा, जिक्र कर दिया जाएगा। यस, देन
परमानेंट टिश्यूज जो ये होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जिनमें सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं ऑलमोस्ट, तो आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा यहां पर हो जाता है। एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, यानी यहां पर आपका अलग अलग प्रकार के सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं। जैसे जाइलम बनाते हैं कौन? ट्रैकीड वेसल, जाइलम का पेरेनकाइमा और फाइबर। और फ्लोएम बनाते हैं कौन? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम का पेरेनकाइमा और फ्लोएम का फाइबर। ये चार चार प्रकार के सेल्स मिलकर के जाइलम और फ्लोएम को बना रहे होते हैं। ये हमने देख लिया है यहां तक। इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। नाउ हम लोगों को क्या करना है? परमानेंट टिश्यूज के बारे में जानना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में उतना ही पढ़ना होता है जितना हमने देखा है कि ये छोटे छोटे सेल होते हैं, इनके ऊपर पतली पतली सेल वॉल होती है, इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, इनमें बड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है। ये आपके रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में पाए जा रहे होते हैं। ये लगातार डिवाइड कर रहे होते हैं। इनके आस पड़ोसियों से अच्छी बातचीत, बड़ी बातचीत है, यानी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन यहां पर अबंडेंट देखने को मिलते हैं। यही सारी चीजें हमें समझनी होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में। बट व्हेन इट कम्स टू परमानेंट टिश्यूज, तो यहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी हैं, दैट इज पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। एंड इसके अलावा आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। एक एक चीज को आपको विद टाइम डिकोड करते रहना पड़ता है। यस, आराम से देखिएगा भाई। सबसे पहले आपने पेरेनकाइमा को डिकोड करना है, पेरेनकाइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा। एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आराम से देखिएगा। पेरेनकाइमा अगर मैं नॉर्मली बताऊं, एक लाइन में बताऊं, प्लांट के अंदर ज्यादातर, हर प्लांट पार्ट को देख लो, लीफ को, रूट को, स्टेम को, ज्यादातर जो सेल्स होते हैं पेरेनकाइमा ही होते हैं। ज्यादातर जो सेल्स हैं, क्योंकि लिविंग टिश्यू है, जिंदा है, एंड इट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। जितने भी ऑर्गन है प्लांट के, उनमें मेजर पार्ट कौन बना रहा होता है? आपका पेरेनकाइमा बना रहा होता है। तो ये जो आपका टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है, तो सारे सेल्स एक जैसे दिखाई देंगे। तो यूजुअली ये जो सेल्स है कैसे होते हैं? राउंड होते हैं या ओवल होते हैं, अंडे जैसे, या स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं। पॉलीगोनल, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, एंड गॉन का मतलब होता है साइड, तो मैनी साइडेड कह सकते हैं इनको। बहुत सारी साइड हो सकती है। जैसे ये आपका रेक्टेंगल है अगर, तो इसमें 4 साइड हो गई, है ना। ये आपका पेंटागन है अगर, तो इसमें 5 साइड हो गए, 1 2 3 4 5। अगर कोई हेक्सागन है तो उसमें क्या हो गई? आपकी 6 साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो मल्टीपल साइड्स, जैसे यहाँ पे हेक्सागन बना हुआ है, तो देखो 1 साइड है, 2 साइड है, 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है, तो इट इज अ पॉलीगोनल शेप। यहां पे जो सेल मैंने बनाया है पॉलीगोनल है, यहां पे मैंने राउंड बनाया है। मैं सारे सेल्स आपके ऐसे अंडे जैसे भी बना सकता हूं, ओवल भी बना सकता हूं, मैं आपके ऐसे भी बना सकता हूं, गोलमोल, सर्कुलर भी बना सकता हूं। यस, मैं आपके इलोंगेटेड भी बना सकता हूं, यानी लंबे लंबे भी बना सकता हूं। ये लंबे लंबे हैं लेकिन पड़े हुए हैं, खड़े खड़े खंबे नहीं बना रहा मैं, ये आपके पड़े पड़े खंबे बना रहा हूं। तो ये भी आपके इलोंगेटेड ही सेल हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग शेप हो सकते हैं आपके, लंबे लंबे हो सकते हैं, गोल मटोल हो सकते हैं, अंडे जैसे हो सकते हैं, अलग अलग साइड्स लेकर के बैठे होते हैं, यानी पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। लेकिन एक सेल जैसा है, आसपास के सारे सेल्स भी वैसे ही होंगे। इसीलिए इसे क्या कहा? आइसोडायमेट्रिक कहा। आइसोडायमेट्रिक कहा। एक सेल जैसा है, एक टिश्यू के, सिंपल टिश्यू के बाकी सारे सेल भी वैसे ही होंगे। तो एक सेल्स का गुच्छा है, उसमें से एक गोल है तो बाकी सारे को भी गोल होना पड़ेगा, एक पॉलीगोनल है तो बाकी आसपास के सेल्स को भी पॉलीगोनल होना पड़ेगा, तभी वो एक टिश्यू बना पाएंगे, सिंपल टिश्यू बना पाएंगे। यस, सेल वॉल यहां पे थिन है एंड सेल्यूलोज की बनी हुई है। सर ये क्या बड़ी बात हो गई? सेल्यूलोज की तो बनती है प्लांट की सेल वॉल। हाँ, तो हमने कब मना किया? तो सेल्यूलोज की तो होगी ना, पतली सेल्यूलोजिक सेल वॉल यहां पर देखने को मिलती है। आगे जब आप कोलेनकाइमा में एंड स्क्लेरेनकाइमा में बढ़ेंगे तो सेल वॉल में कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगी, कुछ हल्के फुल्के चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहां ज्यादातर कंटेंट जो है सेल वॉल का, ये क्या है? आपका सेल्यूलोज है। एंड ज्यादातर टाइम क्या होता है? यहां पे राउंड या ओवल सेल्स ही देखने को मिलते हैं, तो बीच बीच में क्या होता है? आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिल रहे होते हैं। यहां पर देखिए, अब गोल मटोल सेल्स है ना, तो इनको आप प्रॉपर्ली पैक नहीं कर सकते, बीच में कोई ना कोई स्पेस छूटेगा ही। जैसे यहां पर देखिए, हमारे पास कुछ बैंगल्स है, राइट। अगर मैं इन 3 बैंगल्स को ही आपस में ऐसे एडजस्ट कर दूं, ये 3 बैंगल्स को ही अगर मैं आपस में एडजस्ट कर दूं, तो गौर से देखिएगा, ये 3 बैंगल के बीच में आपको कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल सा दिखाई दे रहा है, जिसके बीच में मेरी नाक है अभी, है ना। यस, तो ये जो आपका स्पेस है, जहां उंगली लगा रखी है अभी मैंने, ये जो स्पेस है ये रह ही गया। गोल मटोल चीजों को आप प्रॉपर्ली पैक नहीं कर सकते, बीच में कुछ ना कुछ स्पेस छूट जाता है।
वॉइड बोलते हैं इसको। तो इसे इंटर सेलुलर स्पेस कह दिया बायोलॉजी की भाषा में। सेल्स के बीच का स्पेस दैट इज इंटर सेलुलर स्पेस, वो यहां देखने को मिल सकता है, यहां देखने को मिल सकता है। अगर किसी सिंपल परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटर सेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो पेरेन्काइमा है। कॉलेनकाइमा में देखो मेरे भाई, यहां बीच में एम सील लगा दी है, सील कर दिया है कॉर्नर्स को, बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। कोई बीच में गैप दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा गुरुजी। और स्क्लेरेनकाइमा है, इसमें भी बीच में गैप नहीं दिखाई देगा। अगर आपको गैप दिखाई दे रहा है, कोई पूछ ले आपसे कि भाई मेरे पास सेल्स हैं, उनको मैंने पैक किया, बीच में थोड़ा बहुत गैप दिखाई दे रहा है, बताओ किस टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है? क्या ये कॉलेनकाइमा है, क्या ये स्क्लेरेनकाइमा है, क्या ये पेरेन्काइमा है? गुरुजी पक्का पेरेन्काइमा है। चाहे थोड़ा ही इंटरसेलुलर स्पेस है, लेकिन है तो सरी, बाकियों में तो छोटी मोटी जगह भी नहीं होती बीच में। यहां आपको कम से कम थोड़ी बहुत जगह तो देखने को मिल रही है। यस गुरुजी, देखने को मिल रही। करेक्ट। काम इसके क्या है? काम है इसके S3, काम है इसके S3 अर्थात सिंथेसिस। यानी भैया इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, तो खाना बनाने वाले सेल्स हैं ये, खाना भी बनाएंगे। अब खाना बनाएंगे तो कुछ खुद के लिए स्टोर भी करेंगे, अलग अलग खाना और अलग अलग मटेरियल स्टोर कर सकते हैं। एंड मेरे दोस्त सिक्रीशन, यानी जो मटेरियल इन्होंने स्टोर कर रखा है, इसको सिक्रीट करके किसी और सेल को भी दे सकते हैं। तो 3 काम है इसके, सिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। खाना बनाओ, खाना स्टोर करो, एक्स्ट्रा बच गया बाहर भेज दो। खाने से याद कर सकते हो, हालांकि और कई सामानों को भी ये स्टोर कर सकते हैं और सिक्रीट कर सकते हैं, लेकिन खाने के रेफरेंस में आसानी से याद हो जाते हैं। S3, स्टोरेज, सिंथेसिस, सिक्रीशन, 3 का। तो अगर पेरेन्काइमा की सारी बातें मैं आपको दोबारा से बता दूं, तो पेरेन्काइमा जो है एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, यानी कि सारे के सारे सेल इसके एक जैसे दिखाई देंगे। वो सेल्स आपके राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, लंबे लंबे इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स के, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। ये आपके अलग अलग शेप के सेल आपको देखने को मिल सकते हैं। दे आर आइसोडायमेट्रिक, सारे सेल्स एक जैसे होंगे एक टिश्यू में। ये सेल्स आपके जरूरी नहीं हमेशा वेल पैक्ड हो, यानी थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस यहां देखने को मिल सकता है। पतली सी सेल्यूलोज की सेल वॉल यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और प्लांट की बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो आपके यही सेल्स बना रहे होते हैं। और लिविंग सेल्स होंगे ही, क्योंकि खाना बनाने का काम कर रहे हैं और भी कई सारे काम कर रहे हैं आपके, तो लिविंग सेल्स इन्हें कहा जाता है। दीज आर पेरेन्काइमेटस सेल्स। कॉलेनकाइमा की अगर मैं बात करूं तो ये भी लिविंग है, एंड ये भी एसिमिलेट कर सकते हैं फूड को, ये भी खाना बना सकते हैं। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, तो ये भी लिविंग होंगे, जाहिर सी बात है। क्लोरोप्लास्ट वगैरह अगर इनमें देखने को मिल रहा है, खाना अगर ये एसिमिलेट कर सकते हैं, तो ये भी लिविंग है। लेकिन मेरे भाई यहां पर देखिए, ये जो सेल्स हैं दे आर पॉलीगोनल यूजुअली। ये भी आपके आइसोडायमेट्रिक होते हैं, सारे सेल्स यहां भी एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल है, तो सारे सेल्स एक जैसे ही हैं जिनसे मिलकर टिश्यू बना है, तो ये भी आइसोडायमेट्रिक होते हैं। तो पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, ये भी आपके स्फेरिकल हो सकते हैं, ये भी ओवल हो सकते हैं। यूजुअली ये पॉलीगोनल होते हैं, जैसे मैंने यहां हेक्सागोनल बनाए। अब ये जो हेक्सागोन है, ये जो हेक्सागोन है, इनके जो कॉर्नर्स हैं, बीच की जो जगहें हैं, यहां आपकी थिकनिंग लगी होती है। जहां भी थोड़ा बहुत गैप बनने की आशंका होती है, अगर ये समझ लो सर्कुलर भी होते, स्फेरिकल भी होते, तो जहां जहां जगह है बीच में, वहां ये कुछ मसाला भर देंगे, गैप नहीं रहने देंगे। तो इंटरसेलुलर स्पेस ना यहां पे एब्सेंट हो जाता है, बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ते ये। थिकनिंग यहां पर आपकी देखने को मिल जाती है सेल्यूलोज के साथ साथ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की। तो सेल्यूलोज की सेल वॉल तो यहां भी है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की यहां थिकनिंग देखने को मिल जाती है। और ये थिकनिंग आपकी जो है कोनों को भर देती है, तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाता है। और एक सेल को अगर आप पकड़ के देखेंगे, तो सबसे बड़ा क्या होता है प्लांट सेल में भैया? वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल सेंटर पे पाया जा रहा है, एंड प्रोटोप्लाज्म जो है पेरीफेरी पे देखने को मिलेगा। भाई सेंटर पे वैक्यूल है, तो प्रोटोप्लाज्म आपका पेरीफेरी में देखने को मिलेगा। इस प्रकार का सेल आपका तैयार होता है यहां पर कॉलेनकाइमा। करेक्ट। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ये जो सेल्स है ये भी लिविंग है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है, यानी ये भी एसिमिलेट कर सकते हैं फूड को। जरूरी नहीं हमेशा एसिमिलेट करें। क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो फूड बना लेंगे, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा है तो फूड नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात। ये जो है आपके पॉलीगोनल होते हैं यूजुअली, आपके ये भी राउंड हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपके पॉलीगोनल होते हैं मेजरली केसेस में। और इनको जब आप पैक करते हो, तो इनके बीच में अगर थोड़ा बहुत गैप रह गया है, वहां आप सेल्यूलोज के साथ साथ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन को भी भर देते हो, जिससे इंटरसेलुलर स्पेस एकदम गायब हो जाए। सेल के सेंटर पे वैक्यूल पाया जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म आपका पेरीफेरी पे देखने को यहां पर मिल रहा होता है। ये भी आपने जाना। अब ये जो सेल्स हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं, दे आर वेरी थिक।
बहुत बढ़िया तरीके से इनको पैक किया गया है, तो ये जो है थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। सेल्यूलोज के साथ साथ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन भी है यहां पे, तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। किसको? फड़फड़ाने वाली चीजों को ये स्ट्रेंथ देते हैं, फड़फड़ाने वाली चीजों को, फड़फड़ाने वाले पार्ट्स। कौन कौन फड़फड़ाता है जीवन में, है ना, ये हमें याद रखना है भैया। अगर कोई यंग प्लांट है तो उसकी स्टेम फड़फड़ाती है, पूरी स्टेम ही जो है इधर चली में उधर चली हो रही होती है। और जो पत्ता है उसमें जो आपका पेटियोल है, उसकी जो डंडी है वो पत्ते को लहलहाने में हेल्प करती है, एज वेल एज उसकी पोजीशन एडजस्ट करती है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट उस पर आके गिर सके। तो जो पेटियोल है पत्ते का और ये जो यंग स्टेम है, इसको क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पेटियोल ऑफ लीफ एंड यंग स्टेम को फड़फड़ाने का काम करती है कौन? आपकी कॉलनकाइमा, कि कहीं ये चटक ना जाए, पत्ती ना चटक जाए या फिर आपकी यंग स्टेम ना चटक जाए। एंड ये बात आप थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे जब हम डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे। जब हम डाइकॉट स्टेम को पढ़ेंगे तो डाइकॉट स्टेम जो है इसमें हाइपोडर्मिस यानी एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसके जस्ट नीचे, हाइपो यानी नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लेयर पाई जाती है डाइकॉट स्टेम में, या तो रेगुलरली या फिर पैचेस में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कह रहे होते हैं मेरे दोस्त आपका कॉलनकाइमेटस शीथ, यानी कॉलनकाइमा की लेयर देखने को मिलती है आपको डाइकॉट स्टेम में। अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, आगे चल के समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी में थोड़ा ऊपर नीचे दे रखा है कंटेंट, बट दैट्स फाइन। अभी के लिए आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, पर अगर चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। जब हम डाइकॉट स्टेम पढ़ेंगे तो आपको बकायदा पता लगेगा कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपका कॉलनकाइमा की हाइपोडर्मिस पाई जा रही होती है डाइकॉट के स्टेम में। तो यहां ये पॉइंट चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, राइट? यहां ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, नो वरीज। पेरेनकाइमा देख लिया, कॉलनकाइमा देख लिया, दोनों जिंदा हैं। यहां पर सेल्यूलोज की सेल वॉल है, यहां आपका सेल्यूलोज की सेल वॉल तो है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टोज की डिपोजिशन भी है आपके कहां पर? कॉर्नर्स पे। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट हो जाता है, इसीलिए ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर कोई पूछ ले एक ऐसे टिश्यू का नाम बताइए जो लिविंग है लेकिन स्ट्रांग है, कॉलनकाइमा। ये उतना स्ट्रांग नहीं है, इसका काम है एसएसएस, सिंथेसिस स्टोरेज सिक्रीशन। इसका काम है फड़फड़ाने वाली चीजों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। तीसरा वाला सबसे स्ट्रांग है लेकिन ये डेड है। तो कोई अगर पूछे ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यू का नाम बताओ जो लिविंग है और स्ट्रांग है, कॉलनकाइमा। और अगर कोई बोले भैया जो डेड है और स्ट्रांग है, दैट इज गोइंग टू बी स्क्लेरेनकाइमा, तो आपका स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया ये डेड टिश्यू है, ये डेड टिश्यू है, यानी इसमें प्रोटोप्लाज्म का नामो निशान नहीं है। प्रोटोप्लाज्म जो है इसका कंगाल हो चुका है। इसके अंदर जितना भी लिविंग मसाला था ये मैंने निकाल दिया है, सुखा दिया है, और इसकी सेल वॉल पे लिग्निन की डिपोजिशन कर दी है मोटी सी। तो इसकी सेल वॉल जो है ये भी बहुत स्ट्रेंदी हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है। तो इस पे भी अच्छी खासी आपको थिकनिंग देखने को मिलती है। लिग्निन जो है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका लिग्निन की डिपोजिशन हो गई और प्रोटोप्लाज्म अंदर का मैंने सुखा दिया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेड सेल कहते हैं। जिसका प्रोटोप्लाज्म मैंने सुखा दिया और ऊपर लिग्निन डिपॉजिट कर दी, मतलब डेड सेल के फीचर है। तो यहां पर आपका ये डेड टिश्यू हो जाता है। इनमें फ्यू यानी कुछ, टू न्यूमरस, न्यूमरस, न्यूमरस शब्द में नंबर का साउंड आ रहा है, यानी नंबर बहुत ज्यादा। फ्यू यानी नंबर बहुत कम, यानी यहां पर आपको पिट देखने को मिल रही होती हैं जिनका नंबर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है। नंबर आपका बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है। फॉर ट्रांसपोर्ट आपको पिट देखने को मिल रही होती है। सर ये क्या बात हुई, ये तो समझ में ही नहीं आई। एक्चुअल में ये जो स्क्लेरेनकाइमा है इसमें भी दो अलग अलग प्रकार के सेल्स देखने को मिलते हैं। फाइबर जो कि बाल जैसा होगा, एंड स्क्लेरिड जो कि थोड़ा मोटा सा होगा। अब यहां पर जो फाइबर है और जो स्क्लेरिड है, इसमें अगर आप पिट का नंबर देखें, यहां पर देखिए ये फाइबर है, तो ये फाइबर का आपका ये जो ब्राउन कलर का है लिग्निन की मोटी सी वॉल है। ये ब्राउन कलर की लिग्निन की मोटी सी वॉल आपको देखने को मिली। और इस मोटी सी वॉल के बीच में, सबसे बीच में जो काली सी हल्की सी पट्टी दिखाई दे रही है, बीच का हल्का सा काला सा जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। छोटा सा आपका ल्यूमन है, बहुत छोटा सा स्मॉल सा ल्यूमन है आपके फाइबर का। अब इस काले से ल्यूमन को बाहर से कनेक्ट करने के लिए बीच बीच में क्या है? आपके कुछ इलाके हैं जिनको हमने पिट कह दिया। कुछ रास्ते हैं जो इस अंदर की काली पार्ट को बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं, इसे हम पिट कह देते हैं। तो ये भी आपका एक पिट है, ये भी पिट है, ये भी पिट है, ये भी पिट है। कितनी पिट हुई? 4 पिट हुई। सर बहुत फ्यू है, चुनिंदा है,
तो फ्यू पिट्स। यहां देखिए, यहां आपका ल्यूमन ये है काला वाला, ये काला काला ल्यूमन, तुरुरु तुरुरु, ये बाहर का स्पेस है, और इतनी मोटी है जो ऑरेंज कलर के, इतनी मोटी आपकी लिग्निन की सेल वॉल देखने को मिल रही है। तो इस सेंट्रल पिट को मैं बाहर से अगर इस सेंट्रल ल्यूमन को अगर मैं बाहर से कनेक्ट करना चाहता हूं तो देखो आपकी पिट है, 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 ब्रांच्ड भी पिट है, कई बार ब्रांचिंग भी दिखाई दे रही है, देखो कई बार सीधी भी दिखाई दे रही है, यानी आपकी ब्रांच या अनब्रांच भी पिट आपको देखने को मिलती हैं जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, तो न्यूमरस पिट। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू हैं, इनमें कुछ पिट भी पाई जा सकती है, फ्यू पिट्स या न्यूमरस पिट। तो पता होना चाहिए किस लिए शब्द इस्तेमाल किए हैं। फ्यू पिट्स बोला है फाइबर के लिए, और न्यूमरस पिट बोला है आपका स्क्लेरिड के लिए, ये हमने देखा। तो यहां पर आपके क्या है, फ्यू पिट है, एंड यहां पर क्या है आपके न्यूमरस पिट हैं, जो कि ब्रांच या अनब्रांच हो सकते हैं, जो हमने यहां पर बनाकर देखे। करेक्ट, इस लाइन को हमने जस्टिफाई कर दिया है। अब मेरे दोस्त स्क्लेरन काइमा इसके स्ट्रक्चर के आधार पर या डेवलपमेंट के आधार पर या ओरिजिन के आधार पर दो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। देखो इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, तो ये अलग अलग प्रकार के दो सेल्स हैं। अगर फाइबर है तो ये फाइबर के गुच्छों के साथ ही पाया जाएगा, स्क्लेरिड है तो भैया अलग अलग स्क्लेरिड के साथ ही पाया जाएगा। तो मेरे दोस्त ये जो फाइबर है ये आपका पहला टाइप का क्या है, स्क्लेरन काइमा है। अब देखो फाइबर है बाल जैसा, तो इसके टेपर्ड एंड होंगे, दोनों साइड से पिचका हुआ है एंड, ये आपका पिचका हुआ है, ये आपका पिचका हुआ है, एंड इसके टेपर्ड है, बीच में से थोड़ा सा मोटा है। तो आपको बीच में क्या देखने को मिला, ल्यूमन देखने को मिला। ये काला काला जो इलाका है इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ल्यूमन कह दिया। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ल्यूमन कह दिया। यहां पर जो वॉल है ये मोटी सी वॉल है, इसको हमने कह दिया आपका लिग्निन की थिक सेल वॉल, इसको हमने कह दिया लिग्निन की थिक सेल वॉल। ये है आपका फाइबर जो कि पतला लंबा बाल जैसा स्ट्रक्चर है, थिन लॉन्ग स्लेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे आपके बाल की चोटी पाई जाती है ना, एक बाल नहीं होता सर पे, उसी प्रकार से जो फाइबर है ये भी आपका एक नहीं पाया जाता, ये भी आपका पूरा झुंड में पाया जाता है, पूरी चोटी यहां पर बन रही होती है। करेक्ट, ये भी आपने बढ़िया तरीके से देख लिया। काम क्या है इसका, स्ट्रेंथ देना, क्योंकि भैया डेड सेल है, ये पतला लंबा बाल जैसा है, तो इसके रेशे जो है ये अलग अलग रस्सियां बनाने के भी इस्तेमाल में आते हैं। तो ये जो फाइबर्स है, फ्लोएम फाइबर जो है, मेन जो आपकी रस्सियां जो फाइबर्स तैयार होते हैं ना, जूट फाइबर, हेम्प फाइबर, फ्लेक्स का फाइबर, वो सारे क्या होते हैं, वो फ्लोएम होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम के फाइबर्स होते हैं। यस, तो जो फाइबर है स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे होते हैं। एंड मेरे दोस्त दूसरा है आपका गोल मटोल सा स्क्लेरिड। अब ये गोल मटोल सा स्क्लेरिड जो है, इसकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, एंड सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। सर ये क्या बात हुई, अभी बताते हैं। भाई समझ लीजिए ये है मेरे पास सिलेंडर, ये मेरे पास सिलेंडर है, ग्लास है, इसको अगर मैं काट दूं, ऊपर से एक चाकू से काट दूं और आपको ऐसे दिखाऊं, तो क्या आपको एक सर्कल दिखाई दिया ऐसा सेम टू सेम? करेक्ट। समझ लीजिए मेरे पास अगर एक बॉल होती, उस बॉल को अगर मैं काटता, हालांकि मेरे पास यहां पर बॉल है नहीं, बट स्टिल अगर समझ लीजिए मेरे पास एक गोल सी बॉल होती, उसको मैं बीच से काट देता और आपको ऐसे दिखाता, तो सर्कल दिखाई देता। यस। अगर मेरे पास कोई ओवल अंडा होता, उसको मैं बीच से काट देता और आपको ऐसे दिखाता, तो आपको सर्कल दिखाई देता। चाहे आप अंडा काटो, चाहे आप बॉल काटो, चाहे आप कोई सिलेंडर काटो, आपको ये सर्कल दिखाई देगा। ये आपका 2D डायग्राम है एक स्क्लेरिड का, जहां पर सेंटर पे आपको छोटा सा ल्यूमन दिखाई दे रहा है, नैरो ल्यूमन, बाहर आपकी मोटी थिक सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है, लिग्निन की बनी हुई। तो थिक लिग्निन की आपको क्या दिखाई दे रही है, वॉल दिखाई दे रही है, थिक लिग्निन की वॉल दिखाई दे रही है। एंड मेरे बंधु मेरे भाई, यहां पर आपको ब्रांच या अनब्रांच न्यूमरस पिट दिखाई दे रही हैं, जो कि इस ल्यूमन को बाहर से कनेक्ट करा रही हैं, चीजों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। फंक्शन क्या है इसका, अब इसमें भी थिक आपकी लिग्निन की सेल वॉल है, तो सपोर्ट और स्ट्रेंथ इसका भी फंक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्क्लेरिड? ये स्क्लेरिड पाया कहा जाता है। आप यहां पर एक कहानी याद रखिएगा, कहानी याद रखिएगा, समझ लीजिए भैया आप सफल हो गए बहुत जीवन में। अब मस्त शाम को जो है अपने बंगले में बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, साथ में भैया नट्स खा रहे हैं, है ना, समझ लीजिए मूंगफली खा रहे हैं, ग्राउंड नट्स खा रहे हैं। उसके अलावा भैया मामा मटर का पैकेट फाड़ लिया है, लेग्यूम्स यानी लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि आप मटर वगैरह खा रहे हैं, एंड इंटरनेट चला रहे हैं, साथ में खुद के ही बारे में पढ़ रहे हैं, विकिपीडिया पे जीपीएस भी ऑन कर रखा है, यानी मैं अपने बारे में ही पढ़ रहा हूं, है ना, मटर भी खा रहा हूं, मूंगफलियां भी खा रहा हूं, और मेरे दोस्त चाय भी पी रहा हूं, चाय की चुस्कियां भी चल रही हैं शाम को, वाह, निहारते हुए अपने आप को। तो मेरे दोस्त यहां पर लीव्स ऑफ टी इनमें स्ट्रेंथ होती है ड्यू टू स्क्लेरिड।
फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जिनको कटक करके तोड़ना पड़ता है, इन नट्स के जो फ्रूट वॉल होते हैं इनमें भी आपके स्क्लेरिड होते हैं। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के जो सीड कोट है इनमें भी आपको देखने को मिलता है कौन, आपका स्क्लेरिड। एंड जीपीएस यानी गुआवा, पियर और सपोटा, ये जो आपके फल होते हैं, गुआवा है, पियर है, चीकू वगैरह जो है, इनका जो टाइट पल्प होता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड। तो आपका सीड कोट ऑफ लेग्यूम यानी मामा मटर, नट्स के फ्रूट वॉल यानी नट्स भी यहां पर काउंट कर लिए, चाय की पत्ती तो टी ऑफ लीव्स ऑफ टी, एंड मेरे दोस्त जीपीएस यानी गुआवा, पियर और सपोटा जैसे फ्रूट्स का पल्प जो है इसमें आपको स्क्लेरिड देखने को मिलता है। ये भी आपने अच्छे तरीके से जान लिया है, पहचान लिया है, ये हमने बढ़िया तरीके से सीखा। करेक्ट। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही ना हो जाए, है ना, क्योंकि सुप्रीमली थ्योरेटिकल टॉपिक है, इतनी ज्यादा थ्योरी हो जाएगी खून की उल्टी कर दोगे आप, तो टुकड़ों में तोड़ना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को, यह भी हाईली थ्योरेटिकल है। इसके बाद बॉटनी में आपको बहुत लंबी राहत मिलती है, अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं, यहां इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। कुछ नाम है जो आपको देखने हैं, आगे आने वाले टाइम में जब आप और डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, जब आप मोनोकॉट डाइकॉट की रूट देखेंगे, जब आप मोनोकॉट डाइकॉट की स्टेम देखेंगे, ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ये सारे नाम याद होते चले जाएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और सारी चीजों को समझने की कोशिश करें, सिर्फ ये नाम सुन रहे हैं हम और कुछ नहीं। समझ लीजिए मेरे पास एक पेड़ है, इस पेड़ का मोटा सा लकड़े का तना मुझे यहां देखने को मिल रहा है, तो बताओ भैया ये कौन सा पेड़ है, मोनोकॉट या डाइकॉट? सर लकड़ी का तना है, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ हुई है इसका मतलब ये पक्का डाइकॉट प्लांट है, ये मोनोकॉट प्लांट नहीं है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। मैंने क्या किया, इस पेड़ का ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब हमारे पास देखते हैं कोई हमारी खतरनाक सी तलवार रखी हुई थी यहां पर, अभी शायद उसको मैंने छुट्टी पे भेज दिया है रिटायरमेंट दे करके, नहीं है मेरे भाई, है ना। तो हमारे पास एक तलवार है मेरे भाई, यस, इस तलवार को हम लोग जो है खोल लेते हैं। अब ये पेड़ जो है इसको मैं अगर ऐसे लंबाई में काट डालू, ऐसे चीर डालू, ऐसे अगर मैं काट दूं तो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। मैंने पेड़ को लंबाई में लॉन्ग में फाड़ दिया तो मेरे भाई दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लेकिन मैं अगर एक पेड़ को ऐसे टेढ़ा तिरछा ऐसे ट्रांसवर्सली काटता हूं, सो दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। समझ लीजिए मेरे सामने एक पेड़ का तना है, उसको अगर मैंने काट दिया तो मेरे दोस्त मुझे गोल मटोल सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा गोल मटोल सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसकी स्टेम मुझे ऐसी दिखाई देगी। इस गोल मटोल स्ट्रक्चर का मुझे डायग्राम बनाना है। तो अगर मैं डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन यानी टीएस लेता हूं, टीएस माने ट्रांसवर्स सेक्शन, तो मुझे ऐसा गोल मटोल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस गोल मटोल स्ट्रक्चर में पूरा डायग्राम ना बना के मैं इतना डायग्राम बना लेता हूं कि सबसे बाहर कौन सी लेयर है, सबसे सेंटर पे कौन सी लेयर है, बीच में कौन सी लेयर है, इतने से भी मुझे पता लग जाएगा। तो यहां पर जब आप डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं, सबसे ऊपर आपको जो लेयर देखने को मिलते हैं ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जिसपे स्टेम हेयर भी हो सकते हैं, स्टेम हेयर हो सकते हैं, जैसे रूट पे रूट हेयर होता है, तो ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपी मतलब सबसे ऊपर सबसे बाहर, एपिडर्मिस के नीचे मिला आपको हाइपोडर्मिस, जो अभी हमने देखा भी था कॉलन काइमा का बनता है। जब कॉलन काइमा पढ़ रहे थे तो बताया था भैया हाइपोडर्मिस जो है डाइकॉट स्टेम में कॉलन काइमा की बनेगी। तो ये है आपके कुछ लेयर्स जिसको हमने बोला हाइपोडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, डर्मा मतलब लेयर, तो सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, हाइपो यानी नीचे, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। फिर आते हैं आपके कॉर्टिकल लेयर्स। कॉर्टिकल लेयर्स मतलब आपके गोल मटोल सेल्स के यानी पेरेन्काइमेटस सेल्स के मल्टीपल लेयर्स। तो एक लेयर बनाया, दो लेयर बनाया मैंने, 3 4 5 6 लेयर बनाई, मल्टीपल लेयर्स आप बना सकते हो, दीज आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल लेयर्स। ठीक है, कॉर्टिकल लेयर्स कह दिया। और ये जो कॉर्टेक्स है इसकी सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसके सबसे अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर आपकी उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस, और कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को, स्पेशल लेयर को हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस, अंदर वाली डर्मिस, अंदर वाली डर्मिस। यहां पर देखिए कॉर्टेक्स आपकी बनी, एपिडर्मिस के बाद जितनी चीजें पढ़ी हैं सारी आपकी कॉर्टेक्स में आती हैं, हाइपोडर्मिस भी, कॉर्टिकल लेयर्स भी एंड एंडोडर्मिस भी। तो एंडोडर्मिस क्या है, यानी इतना इलाका जो मैंने आपको बताया, इतना इलाका जो मैंने आपको बताया, दिस इज कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे इतना इलाका जो मैंने बताया, दिस इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या क्या आया, हाइपोडर्मिस, आपका कॉर्टिकल लेयर्स एंड योर एंडोडर्मिस, एंड योर एंडोडर्मिस। तो कॉर्टिकल लेयर्स,
एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस मिला के पूरा का पूरा कॉर्टेक्स बना बैठे। तो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को हमने क्या बोला, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक आपका कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोल दिया हमने, एंडोडर्मिस कह दिया, ये कह दिया। अब कॉर्टेक्स के नीचे क्या है, आपका पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल की लेयर्स हैं खूब सारी, ये आपकी एक लेयर हो गई, फिर ये आपकी दूसरी लेयर हो गई, फिर तीसरी लेयर हो गई, ये आपका पेरीसाइकिल रीजन हो गया, ये पेरीसाइकिल की लेयर्स, पेरीसाइकिल की लेयर्स, ठीक है, पेरीसाइकिल की लेयर्स हो गई। इसी पेरीसाइकिल के रीजन में पाए जाते हैं आपके वस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम पेरीसाइकिल में ही देखने को मिलेंगे, ये पेरीसाइकिल। और सबसे सेंटर पे पाई जाती है, सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है कौन, पित्त की लेयर्स, यस, सबसे अंदर की साइड पाई जाती है पित्त की लेयर्स, यानी 6 लेयर के हमने नाम पढ़े। सबसे ऊपर वाली डर्मिस यानी सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे कॉर्टिकल लेयर्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस को अलग रख दो थोड़ी देर के लिए, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स और एंडोडर्मिस को मिला के बोला कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या हुआ, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे है पेरीसाइकिल के कई लेयर्स, पेरीसाइकिल में ही पाए जाते हैं जाइलम फ्लोएम। एंड मेरे दोस्त पेरीसाइकिल के नीचे, पेरीसाइकिल के अंदर कौन मिलेगा, आपका पित्त मिलेगा। तो टोटल क्या होगा, ऑल लेयर्स आउटसाइड टू इनसाइड अगर आप देखो तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, एंड पित्त। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद आपका कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पित्त, और पेरीसाइकिल में ही फ्लोएम और जाइलम है, ये आप याद कर सकते हो। अगेन एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पित्त, ये आपने देखा। अब मेरे दोस्त यहां से यहां तक है आपकी एपिडर्मिस, ये लेयर है एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस मिला के आपने क्या बोला, कॉर्टेक्स बोला, ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर जितना मसाला बचा, यानी ये जो एंडोडर्मिस वाली लेयर थी जहां कॉर्टेक्स खत्म हो रही थी, इसके अंदर जितना मसाला बचा, इस पूरे को हम लोग कहते हैं क्या, स्टील, STELE, स्टेनलेस स्टील वाला स्टील नहीं है, स्टील STELE है यहां पर। यानी कि मेरे दोस्त अगर आप स्टील का नाम लें तो यहां पर आ जाएगा आपका क्या, एंडोडर्मिस के अंदर का सामान, यानी पेरीसाइकिल, पित्त, जाइलम, फ्लोएम, सब कुछ। यानी अगर मुझे इस डायग्राम को 3 पार्ट्स में तोड़ना हो तो 3 पार्ट्स कौन से होंगे, अगर मुझे इसे 3 पार्ट्स में तोड़ना हो तो वो 3 पार्ट क्या होंगे, आपका सबसे पहले एपिडर्मिस पहला पार्ट, दूसरा पार्ट कॉर्टेक्स जिसमें आ गए आपके हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड आपका एंडोडर्मिस, एंड मेरे दोस्त आपका पेरीसाइकिल, पित्त, जाइलम, फ्लोएम जिसको हमने स्टील कहा। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील, 3 पार्ट। एपिडर्मिस अकेला है, कॉर्टेक्स में आया हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स और एंडोडर्मिस, एंड स्टील में आया एंडोडर्मिस के अंदर का सारा मसाला यानी पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के अंदर पाए जाने वाले जाइलम, फ्लोएम एंड पित्त, ये आपको देखने को मिला। दीज आर सम नेम्स यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली, बिकॉज यही जो चीज है इसी की पढ़ाई आपको आगे चल के करनी है। पूरे के पूरे चैप्टर में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो तभी समझ में आएंगे जब आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से भांप चुके होंगे, जान चुके होंगे। ये आपने डायग्राम अच्छे तरीके से देखा, सीखा। अब ये जो 2 चीजें हैं ये मैं थोड़ा सा आपको आगे पढ़ाऊंगा, बिकॉज अभी ये जो डायग्राम है इसको हम लोगों को रिवाइज करना है एक और बार, एंड अल्टीमेटली थोड़ा सा यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज अभी हमने उतने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स पढ़े नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में जब हम चलेंगे रूट एपिकल, शूट एपिकल के, तो आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को भी जब हम पढ़ लेंगे तो इन डायग्राम्स की ज्यादा बेहतर डेप्थ तक आप पहुंच पा रहे होंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में बहुत सारे नाम हैं, इसको आज के लिए इस पे रहम खाते हैं, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। इनकेस जरूरत पड़ी तो वी विल टेक अनदर लेक्चर, पर इसको अभी के लिए हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, है ना। अदरवाइज हमारा दिमाग जो है फट जाएगा। कंसेप्चुअल टॉपिक होता तो पूरा पढ़ा देते, लेकिन अब थ्योरेटिकल है बहुत सारा जो आपने देख लिया है, इसका रिवीजन कर लेना बस एक बार, है ना। और ये मत सोचना भैया बहुत लेट कर रहे हैं, भैया को अपना काम अच्छे से आता है मेरे दोस्त, भैया जो है खींच तान के रखेंगे सिलेबस को, उसकी टेंशन तुम मत लो, है ना। बस अपने आप को 26 जनवरी तक जो है एकदम गणतंत्रता दिवस तक अपना पुराना बैकलॉग निपटाओ, उसके बाद आपको खुद पता लगेगा बैच में क्या होने वाला है। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज को एक बार देख लीजिए। एक्सिलरी बड है, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, कोर कैम्बियम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है। आइडेंटिफाई द लेटरल मेरिस्टम अमंग द अबव। लेटरल मेरिस्टम यानी लेटरल मेरिस्टम कह लो, सर्कुलर मेरिस्टम कह लो, या फिर आपका सिलेंड्रिकल मेरिस्टम कह लो,
ये सारे आपके क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम यानी सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाले मेरिस्टम के बारे में पूछा है। तो भाई सीधा आप ढूंढो, कैम्बियम शब्द ढूंढ लो। एक्सिलरी बड ब्रांच बनाता है, वो तो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम का ही छूटा हुआ पैच है। कैम्बियम आ गया, कैम्बियम आ गया। इंटर कैलरी भी प्राइमरी मेरिस्टम है, लेंथ बढ़ाता है। एक्सिलरी बड भी आपकी ब्रांचेस बनाते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स कुछ जो पीछे छूट गए थे, विच आर लेफ्ट बिहाइंड, उनसे आपका तैयार हुआ था। तो बीसीडी जो है ये आपका सही आंसर हो जाता है। बहुत आसानी से हम इसे क्रैक कर सकते हैं। ये वाला सवाल आधा कर सकते हो, आधा नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 1 बस देख लो, पेरेनकाइमा इज लिविंग, सही बात है, बट कोलेनकाइमा इज डेड। नहीं भैया, कोलेनकाइमा भी लिविंग होती है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। इसको हम कल बना लेंगे। एंडार्च एग्जार्च अभी कर नहीं पाओगे। टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। नट्स की फ्रूट वॉल में, लेग्यूम के सीड कोट में, चाय की पत्ती में, गुआवा, पियर, सपोटा के पल्प में कौन मिलता है आपको? स्क्लेरेनकाइमा मिलता है, वो भी स्क्लेरिड। स्पेसिफिक आंसर देना है भाई। स्क्लेरेनकाइमा क्या कोई भी मिल जाएगा? क्या फाइबर मिल जाएगा? नहीं भैया, स्क्लेरिड पूछा है तो स्क्लेरिड ही बताएंगे। तो थोड़ा जब दो ऑप्शन है, दोनों सही है, तो गो फॉर द मोर स्पेसिफिक विच इज मोर करेक्ट, राइट? ठीक है, इसको बना सकते हैं कि हम नहीं, देख लेते हैं एक बार। सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, तो ये तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि लगातार डिवाइड कर सकते हैं। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सारे सेल्स एक जैसे हैं, तो क्या हो गया आपका? सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया, सारे सेल्स एक जैसे हैं। टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम जो है, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। डेड सेल्स विद हाईली थिकेंड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन, डेड सेल है तो आपके क्या हो जाएंगे? स्क्लेरिड हो जाएंगे, जिनमें मोटी सी सेल वॉल है लिग्निन की और नैरो ल्यूमन है। तो मैच करके देख लेते हैं एक बार। ए का 2 है, बी का 4 है। ए का 2 है, बी का 4 है, ये एक में ही आ रहा है। सी का 1, डी का 3 देख लेते हैं एक बार। सी का 1 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। एकदम करेक्ट मैचिंग हो गई है, ये भी हम लोगों ने बना दिया है। ये अभी जाइलम फ्लोएम का सवाल आप कर नहीं पाएंगे। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था विच वी हैव अंडरस्टूड इन डिटेल, जहां पर हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यूज को पढ़ लिया है। प्लांट में जितने अलग अलग टाइप के टिश्यूज थे वो हमने देख लिए, सिंपल परमानेंट टिश्यूज को देख लिया। अब हम पहले जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, और फिर ये जो रूट एपिकल शूट एपिकल का कंसेप्ट है इसको समझ लेंगे। एंड देन हम टिश्यू सिस्टम्स की डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही टिश्यू सिस्टम की डिस्कशन स्टार्ट हुई, उसके बाद आपके 3 टॉपिक बचेंगे, मोनोकॉट रूट वर्सेस डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम वर्सेस डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ वर्सेस डाइकॉट लीफ। तो ये आपका 3 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 3 टुकड़ों में ये पूरा का पूरा चैप्टर रैप हो रहा होगा। एंड देन हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स साइटोलॉजी इन केस ऑफ बॉटनी, एंड उसके बाद हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर चढ़ाई कर रहे होंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, जान रहे होंगे, सीख रहे होंगे। आई होप आपको लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ठीक लग रही है, बहुत सेट लग रही है, कुछ आपके ऊपर लोड नहीं है। कोई और भी फीडबैक हो, कोई और भी चीज आप मुझसे चाहते हैं तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। उन सारी चीजों के ऊपर काम कर लिया जाएगा और आपके लिए सारा का सारा मटेरियल एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में तैयार कर दिया जाएगा। मैं ऑलरेडी काफी कुछ तैयार कर रहा हूं, बट अभी मैं आपको कमिट नहीं करना चाहता बिकॉज आई एम ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो इसीलिए जो भी चीजें जैसे जैसे बनती जाएंगी टेलीग्राम पर अपलोड होती जाएंगी, बैच में भी अपलोड होती जाएंगी। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैच पे सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो वहां भी एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, वहां थोड़ा पीडीएफ शेयर करना आसान होता है, तो आपकी नोटिफिकेशंस वहां इजीली मिस नहीं होती। तो इस क्यूआर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।